नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र भारत और चीन का, जिसमें आपको बताएंगे कि मलेशिया ने सिखाया चीन को सबक और ताइवान ने शुरू कर दी है युद्ध की तैयारी। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत के साथ साथ ताइवान और मलेशिया ने चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाक और चीन के खिलाफ भारत का जबरदस्त प्लान क्या है, जिसके बाद खौफ में आ गए हैं दोनों देश। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बांग्लादेश ने चीन को दिया बड़ा झटका, चाइनीज वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर लगा दी गई है रोक। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मलेशिया ने सिखाया चीन को सबक, ताइवान ने शुरू की युद्ध की तैयारी। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ उसके पड़ोसी देशों ने भी मोर्चा खोल दिया है। भारत के बाद अब दूसरे देशों ने भी हिम्मत जुटाते हुए चीन को जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत ने इसकी शुरुआत की तो मलेशिया और ताइवान ने भी आगे बढ़ते हुए चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। मलेशिया ने पहली बार चीन को साउथ चाइना सी में सबक सिखाया है। वहीं ताइवान ने भी चीन की धमकियों का जवाब देने के लिए युद्ध की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह भारत का चीन की चुनौती को दबाव देना बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से भारत ने खड़े होकर हर मोर्चे पर चीन को जवाब दिया है, उससे हिम्मत जुटाते हुए दूसरे देश भी चीन के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। दक्षिणी चीनी सागर में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। मलेशिया ने चीन के 6 जहाजों को घेरकर 60 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। यह घटना शनिवार की है। जानकारों का कहना है कि चीन के ये जहाज जानबूझकर मलेशियाई जल सीमा में मछली पकड़ रहे थे, जिसके बाद हरकत में आई मलेशियाई नौसेना ने कार्रवाई करते हुए इन जहाजों पर सवार 60 चीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले कुछ ही दिन पहले इंडोनेशिया ने भी चीनी कोस्ट गार्ड के एक शिप को अपनी समुद्री सीमा से बाहर खदेड़ा था। चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ ताइवान और अमेरिका भी लगातार एक्शन में है। अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान को हथियारों से लैस कर रहा है। यूएस और ताइवान के बीच एक नई आर्म्स डील को मंजूरी मिल गई है। करीब 513 अरब रुपयों की इस डील से ताइवान को अमेरिका की तरफ से एडवांस मिसाइलें और सेंसर्स मिलेंगे। बताया जा रहा है यह अमेरिका और ताइवान के बीच हुई दूसरी सबसे बड़ी हथियारों की डील है। इससे पहले चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए 2019 में ताइवान ने अमेरिका से 587 अरब रुपयों की डील की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान चीन के खिलाफ ये है भारत का बीआर प्लान, खौफ में दोनों देश। जी हां दोस्तों, बीआर प्लान से चीन पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। कल 7वीं बार भारत और चीन के बीच भारतीय क्षेत्र चुशुल में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, जिसमें डिसएंगेजमेंट पर एक बार फिर दोनों देश के अधिकारियों ने बातचीत की। और इसी बैठक से ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इशारों में कहा कि चीन एक खास लक्ष्य के तहत विवाद को बढ़ाता जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान का देश हित में मतलब निकाला जाए तो दो बातें बिल्कुल साफ है। पहली, एलएसी पर जानबूझकर विवाद बढ़ाने के पीछे चीन का एक सीक्रेट मिशन है, और दूसरी, एलएसी पर चीन का ये मिशन भारत के विरुद्ध युद्ध की शक्ल में भी सामने आ सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ देश के वायुवीर पराक्रम के लिए तैयार हैं, लेकिन चीन को सबक सिखाने के लिए एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी कैसी है? चीन के खिलाफ भारत का बीआर प्लान तैयार है, और बी यानी भीष्म टैंक की गर्जना से लद्दाख की 3 प्रमुख चोटियों पर चीन कांप रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने 15,000 से 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर बलशाली टैंकों को तैनात किया है। यानी इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे भारतीय सेना का मकसद साफ है कि चीन अगर दुस्साहस करेगा तो संभावना है कि चीन को भीष्म का प्रचंड प्रहार सहना पड़ेगा। चीन को घमंड है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश ने चीन को दिया बड़ा झटका, चाइनीज वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने चीन को बड़ा झटका देते हुए उसके कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर पैसे लगाने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश में चीन की दवा निर्माता सिनोवैक बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अब अधर में लटक गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीनी दवा निर्माता द्वारा अनुरोध की गई फंडिंग से इनकार कर दिया है। सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने 24 सितंबर को लिए एक पत्र में कहा था कि जब तक सरकार फंड मुहैया नहीं कराएगी तब तक ट्रायल में देरी होती रहेगी। हालांकि एक समझौते के अनुसार सिनोवैक बायोटेक ट्रायल की लागत को वहन करने वाली थी। स्थानीय मीडिया के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालिक के हवाले से कहा कि सिनोवैक को अपने पैसे से ट्रायल चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मंजूरी मांगते समय खुद के पैसे से ट्रायल करने की बात कही थी, इसीलिए उन्हें अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि किसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देने के बाद उस देश का
उस देश का काम खत्म हो जाता है। कंपनी ने ट्रायल के लिए अनुमति मांगते समय फंडिंग को लेकर कोई बात नहीं की थी। चीन की सरकार और हमारे बीच इस तरह का कोई अनुबंध नहीं हुआ है। यह एक निजी कंपनी है और हम निजी कंपनी के साथ सह वित्त पोषण नहीं कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार 4200 वॉलंटियर्स पर ट्रायल का संचालन करने के लिए लगभग 60 करोड़ बांग्लादेशी टका का खर्च आएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि बांग्लादेश को सिनोवैक वैक्सीन मिलेगी, भले ही परीक्षण योजना के अनुसार आगे ना बढ़े। जाहिद मालिक ने कहा कि बांग्लादेश को भी वैक्सीन की जल्द मिलेगी और हम इसे विकसित करने पर भारत के साथ सहयोग करेंगे। मंजूरी मिलने के बाद हम इस वैक्सीन को खरीद सकते हैं। सिनोवैक WHO के साथ काम करेगा और यह विभिन्न देशों को वैक्सीन प्रदान करेगा। यह हमें भी मिलेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, कोरोना पर पीएम मोदी की महाराष्ट्र को सलाह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर कोरोना काल में सावधान रहने की अपील की है। मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए दिया गया सरकार का नारा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं भी दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन करते हुए कही। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा के विमोचन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मकथा का विमोचन भले आज हुआ हो, लेकिन उनके जीवन की कथाएं महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में पहले से मौजूद हैं। डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की तरफ से पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने सत्ता और राजनीति के जरिए हमेशा समाज की भलाई का प्रयास किया। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि राजनीति को समाज के सार्थक बदलाव का माध्यम कैसे बनाया जाए, गांव और गरीब की समस्याओं का समाधान कैसे हो। पीएम ने आगे कहा, गांव गरीब के विकास के लिए, शिक्षा के लिए उनका योगदान हो, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव की सफलता का उनका प्रयास हो। ये आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा। इसलिए बाला साहेब विखे पाटिल के जीवन पर यह किताब हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं कोविड-19 महामारी पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में स्थिति थोड़ी और चिंता में डालने वाली है। मेरी सबसे अपील है कि मास्क और सामाजिक दूरी के लिए अभी गैर जिम्मेदार ना हो, इनका पालन करें। याद रखें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बता दें कि महाराष्ट्र भारत में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां अब तक 15,35,315 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 2,12,439 केस एक्टिव हैं। वहीं 40,514 की जान जा चुकी हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस में फिर बगावत। विधायक ने कहा, दलितों की सुनवाई नहीं, ब्राह्मण मंत्री नहीं करते काम। जी हां दोस्तों, करौली में पुजारी की हत्या को लेकर बीजेपी की आलोचनाओं का सामना कर रही राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अब उनके ही एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के एक दलित विधायक ने आरोप लगाया है कि सरकार में ना तो दलित विधायकों की बात सुनी जाती है और ना ही कर्मचारियों की कोई सुनवाई होती है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो ब्राह्मण मंत्री बैठे हुए हैं वह दलितों के काम नहीं करते हैं। कटुमर विधानसभा क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस के विधायक बाबूलाल बैरवा ने अशोक गहलोत सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया है। बैरवा ने कहा है कि जब भी मैं दलितों के काम के लिए कोई कागज देता हूं, वह काम नहीं होता है। अभी स्वास्थ्य विभाग ने ही 4 ट्रांसफर दिए थे, जिसमें से एक ब्राह्मण थे और 3 दलित थे। ब्राह्मण का टाइटल देखकर उसका ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि तीनों दलितों का ट्रांसफर नहीं हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खदेड़ी गई चीनी सेना, दौड़ा लिया इस देश ने, हथियारों के साथ घुस रहा था जहाज। जी हां दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में अब चीन के खिलाफ उसके ही पड़ोसी देशों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे में जापान ने रविवार को सेनकाकू आइलैंड के नजदीक अपने बॉर्डर में घुस आए चीन के 2 जहाजों को फौरन वापस लौटने की चेतावनी दी है, जिसके बाद वे वापस अपनी सीमा में लौट गए। सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के अनुसार चीन के गश्ती करने वाले 3 जहाज जापान की एक मछली पकड़ने वाली नाव का पीछा कर रहे थे। चीनी जहाज जापान की समुद्री सीमा में घुसपैठ चीन के विरुद्ध खड़े पड़ोसी देश अब आक्रोशित होते जा रहे हैं। ऐसे में चीन की गश्ती करने वाले जहाजों में से 2 जापान की समुद्री सीमा में घुस आए। ये जहाज सुबह से शाम तक जापान के समुद्री इलाके में रहे, जिसके बाद जापान कोस्ट गार्ड ने उन्हें वापस लौटने को कहा। 28 अगस्त के बाद ये पहला मौका था जब चीन के जहाज जापान की सीमा में घुसे थे। साथ ही इस साल अब तक 18 बार चीन के गश्ती जहाज जापानी की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं। ऐसे में अब चीन के जहाजों की हरकतों को देखते हुए जापान ने अपने इंटरनेशनल मरीन बॉर्डर पर पिछले कुछ महीनों से गश्त तेज कर दी है। एक दिन पहले ही मलेशिया ने भी चीन की मछली पकड़ने वाली 6 नावें जब्त कर ली थी। 6 मछली पकड़ने वाले नावें जब्त। इसके साथ ही मलेशिया ने भी दक्षिणी चीन सागर में चीन को चुनौती दी थी। मलेशिया की मैरीटाइम इन्फोर्समेंट एजेंसी ने शुक्रवार को चीन की 6 मछली पकड़ने वाले नावें जब्त कर ली थी। असल में ये नावें मलेशिया की समुद्री सीमा में स्थित जोहोर की खाड़ी में गैर कानूनी ढंग से घुस आई थी। इन पर सवार 60 चीनी नागरिकों को भी हिरासत में ले लिया गया था। MMEA के तांजुंग सिडिल जोन के डायरेक्टर कैप्टन मोहम्मद
जुल्फादली नयन ने कहा था कि समुद्री क्षेत्र में ऑपरेशन चलाने के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर चीन की नौकाएं नजर आई थीं। इसके बाद कार्रवाई की गई, किसी देश को कोई खतरा नहीं। इसी कड़ी में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान के मुताबिक यह आइलैंड शुरुआत से ही चीन का हिस्सा रहा है। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अटल हैं। आगे कहते हुए यहाँ पर हमारी सेना के प्लेन्स अपनी रूटीन उड़ानें भरते हैं। हमारी नौसेना भी नियमित तौर पर पेट्रोलिंग करती है। यह किसी भी तरह से इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन नहीं है। इससे किसी देश को कोई खतरा नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ ने चीन पाकिस्तान मिली भगत की ओर किया इशारा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को सड़क संपर्क बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान चीन से खतरे की बात कही। सिंह की इस खतरे की बात तब कही जब भारत चीन पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए अपनी 7वें दौर की सैन्य वार्ता कर रहे थे। इन इलाकों में चीन पाकिस्तान किसी खास मिशन के तहत साजिश कर रहे हैं, लेकिन भारत इन संकटों का मजबूती से सामना कर रहा है। इन सभी क्षेत्रों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। उन्होंने कहा, आप हमारी उत्तरी पूर्वी सीमाओं पर बनी स्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले पाकिस्तान, अब चीन की ओर से भी एक मिशन के तहत सीमा विवाद पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है। रक्षा मंत्री ने सोमवार को सड़क सीमा संगठन द्वारा बनाए गए 44 पुलों के ई उद्घाटन के दौरान यह बातें कही। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नेचिपू सुरंग के लिए आधारशिला भी रखी। इनमें से अधिकांश पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा तक जाने वाले क्षेत्रों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, जो भारत चीन गतिरोध के बीच बुनियादी ढांचे के लिहाज से एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इनमें से 8 पुल लद्दाख में हैं, 10 पुल जम्मू एवं कश्मीर में हैं। ये पुल रणनीतिक महत्व के हैं, दूर दराज के क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। यह 44 पुल 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश हर क्षेत्र में कोविड-19 के कारण उपजी अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान चीन की ओर से सीमा पर तनाव विवादों के इस चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल दूरदर्शी नेतृत्व में देश न केवल इन संकटों का दृढ़ता से सामना कर रहा है, बल्कि सभी क्षेत्रों में बड़े ऐतिहासिक बदलाव भी ला रहा है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि इस तरह की सभी परियोजनाओं में प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इनके समय पर निष्पादन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाता है। रक्षा मंत्री ने सोमवार को पश्चिमी, उत्तरी, उत्तर पूर्वी भारत में 7 सीमावर्ती राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में निर्मित 44 प्रमुख स्थायी पुलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिनपिंग को साफ संदेश, खप जाएंगी चीन की कई पीढ़ियां, लेकिन कामयाब न होगी एलएसी पर कोई साजिश। जी हां दोस्तों, लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन तनातनी को कम करने के लिए सोमवार को पूर्वी लद्दाख के चुशुल इलाके में 7वीं सैन्य कमांडर स्तर की बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस बातचीत के बाद भी चीन पैंतरेबाजी पर उतरा हुआ है। चीन जब जब बात तब तब घात की फितरत से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख में बार बार पिटने के बाद बीजिंग बातचीत की गुहार लगाता है, लेकिन भारत जैसे ही बात करने के लिए तैयार होता है, चीन अपने प्रपंच वाले चरित्र पर लौट आता है। बीजिंग ने नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। चुशुल में 7वीं और आखिरी कोर कमांडर मीटिंग से ठीक पहले जिनपिंग की भोंपू मीडिया ने उन्मादी वीडियो जारी किया। उछलते कूदते अपनी कायर सेना की ताकत का बढ़ा चढ़ाकर प्रचार किया। ग्लोबल टाइम्स ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा है कि चीन के पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के 100 से अधिक सैनिकों ने उत्तर पश्चिमी चीन के शिनजियांग इलाके में ट्रेनिंग के दौरान व्यूह की रचना की। आपको बता दें कि चीन जिसे शक्ति प्रदर्शन का वीडियो बता रहा है, दरअसल ये ड्रैगन आर्मी की मजबूरी है, क्योंकि छल के बूते लद्दाख में घुसे चीनी सैनिकों के लिए अब 18,000 फीट ऊंचे रण क्षेत्र में टिके रहना मुमकिन नहीं है। -10 डिग्री सर्दी में चीनी आर्मी का खून सूखने लगा है, वो बीमार पड़ने लगे हैं। इसीलिए चीन को मजबूरन लद्दाख में सैनिकों का जत्था बदलना पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की नई चाल अब पैंगोंग झील में अंडर वाटर गतिविधियों पर भी रख रहा है नजर। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जब से लद्दाख सीमा पर तनाव शुरू हुआ है, तभी से ही चीनी सेना ने पैंगोंग झील के इलाके पर नजर बनाई हुई है। चीनी सेना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स हाई स्पीड पेट्रोलिंग क्राफ्ट के जरिए पानी पर नजर गड़ाए हुए हैं, जिनमें टाइप 305, टाइप 928D बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन अब पैंगोंग त्सो की गहराई को जानने में भी लगा है। अब इसके लिए चीन की ओर से दुनिया की ताज़ा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम में लाई जाती है। 31 जुलाई को इंडिया टुडे की OSINT टीम ने इस बारे में जानकारी दी थी कि फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में चीन ने 13 बोट तैनात की है। फिंगर 4 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर फिंगर 5 के पास करीब 8 नई बोट की संख्या को बढ़ाया गया था। लेकिन अब जो ताज़ा स्थिति सामने आई है, वो ऐसा ट्रेंड बताती है जो अब से पहले नहीं देखा गया। चीनी सेना PLA की एयरफोर्स अब पैंगोंग त्सो में अंडर वाटर एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए स्पेशल तरीके से एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर लगा है। इनमें Y8 GX6 और
सांक्षी Y-8 ट्रांसपोर्टर्स, गैवसिन 6 या हाई न्यू 6 वेरिएंट जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल चीनी नेवी के द्वारा एंटी सरफेस के साथ पनडुब्बी युद्ध के लिए किया जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 11 घंटों से अधिक चली भारत चीन के कोर कमांडर स्तर की बैठक, जाने जरूरी बातें। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में स्थिति को संबोधित करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक 11 घंटे से अधिक समय तक चली और कल लगभग रात 11:30 बजे समाप्त हुई। 7वें दौर की सैन्य वार्ता में बीजिंग से अप्रैल पूर्व की यथास्थिति बहाल करने और विवाद के सभी बिंदुओं से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी करने को कहा। सरकारी सूत्रों ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की वार्ता दोपहर लगभग 12 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुशुल क्षेत्र में भारतीय इलाके में हुई और रात 8:30 बजे के बाद भी जारी रही। सीमा विवाद 6ठे महीने में प्रवेश कर चुका है और विवाद का जल्द समाधान होने के आसार कम ही दिखते हैं, क्योंकि भारत और चीन ने बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 1 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं, जो लंबे गतिरोध में डटे रहने की तैयारी है। वार्ता के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सूत्रों ने कहा है कि एजेंडा विवाद के सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी के लिए एक प्रारूप को अंतिम रूप देने का था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वार्ता में चीनी विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी चीनी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता में भारत ने जोर देकर कहा कि चीन को विवाद के सभी बिंदुओं से अपने सैनिकों को जल्द और पूरी तरह वापस बुलाना चाहिए तथा पूर्वी लद्दाख में सभी क्षेत्रों में अप्रैल से पूर्व की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। गतिरोध 5 मई को शुरू हुआ था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल से जल्द हमला कर सकता है भारत, घबराए पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ ने चेतावनी दी है कि भारत अगले कुछ महीने के अंदर फ्रांस से लिए अपने नए राफेल फाइटर जेट से देश पर हमले की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ मुजाहिद अनवर खान ने दावा किया कि भारत टकराव को बढ़ाने के लिए एक आक्रामक सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फाइटर जेट 5 किलोमीटर के दायरे में आएंगे ताकि हवा में अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कर सके। मार्शल खान ने पाकिस्तान में एक कार्यक्रम में यह दावा किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत कश्मीर और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से परे जाकर टकराव को बढ़ाना चाहता है। उन्होंने कहा, मेरा अनुमान है कि भारत 18 से 24 महीने के अंदर आक्रामक कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि उस समय वह पर्याप्त संख्या में मेटेओर मिसाइल से लैस फाइटर जेट फ्रांस से हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा, केवल उस समय भारत 5 किलोमीटर के दायरे में आएगा और हवा में अपनी बादशाहत को दिखाने के लिए कई ठिकानों पर एक साथ हमले करेगा। मेरा अनुमान है कि भारत टकराव को कश्मीर से बाहर बढ़ाना चाहता है। मार्शल खान का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ समय पहले राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट पिछले दिनों अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इंडक्शन सेरेमनी में राफेल को औपचारिक रूप से आईएएफ में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के सामने 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज के पायलट्स ने जौहर दिखाए। अंबाला के आसमान पर बड़ी आसानी से मैनूवर्स करते राफेल लड़ाकू विमानों को देखकर चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। राफेल आ जाने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जो इजाफा हुआ है, उससे दोनों पड़ोसी देशों की नींद उड़ चुकी है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। यह अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है। राफेल के विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बॉर्डर पर भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब, पाक की कई चौकियों को किया तबाह। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले 2 हफ्तों में कई बार पुंछ और राजौरी जिलों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई पोस्ट को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों ने बताया कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के उकसावे के जवाब में भारत ने पाकिस्तान की चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को पहुंचे नुकसान का अंदाजा उस चिट्ठी से लगाया जा सकता है जिसमें पाकिस्तानी सेना ने रावलपिंडी के प्रशासन ने अस्पतालों के 15% बेड को आरक्षित करने की मांग की है। चिट्ठी में पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हाल ही के दिनों नियंत्रण रेखा पर कई लोग हताहत हुए हैं। बता दें कि पाकिस्तान ने बीते 2 हफ्तों में एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर किया है। इस दौरान भारत के 4 सैनिक शहीद भी हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने कवर फायर देकर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को दाखिल कराने की कोशिश की है, लेकिन एलओसी पर मुस्तैद भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। एलओसी पर तनाव बढ़ने के साथ भारतीय सेना पाकिस्तान के बार-बार संघर्ष विराम उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बीते सोमवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में हुई फायरिंग में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर शहीद हो गए थे। एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। पाकिस्तान की ओर से की गई
गोलीबारी में अगस्त माह के अंत और पिछले महीने यानी सितंबर की शुरुआत में भी जेसीओ रैंक के 2 अधिकारी शहीद हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन पाकिस्तान किसी मिशन के तहत खड़ा कर रहे सीमा विवाद, राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के बाद चीन भारत के साथ सीमा विवाद को इस तरह खड़ा कर रहा है मानो यह किसी मिशन के तहत किया जा रहा है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच 5 महीने से ज्यादा समय से पूर्वी लद्दाख में गतिरोध जारी है। रक्षा मंत्री ने 44 पुलों का उद्घाटन करने के बाद एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि भारत सीमा पर स्थिति का न केवल दृढ़ता से सामना कर रहा है बल्कि वह सीमावर्ती इलाकों में विकास भी कर रहा है। सिंह ने कहा, आप हमारी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर बनाई गई स्थिति से परिचित हैं। पहले पाकिस्तान और अब चीन। ऐसा लगता है कि एक अभियान के तहत सीमा विवाद पैदा किए गए हैं। इन देशों के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है जहां तनाव जारी है। सिंह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर के रणनीतिक रूप से अहम क्षेत्रों में बनाए गए पुलों का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से अधिकतर पुलों से लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सेक्टरों में चीन से लगती सीमा पर सैनिकों की आवाजाही में काफी सुधार होने की उम्मीद है। भारत और चीन ने सीमा पर गतिरोध का समाधान करने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर की कई वार्ताएं की हैं, लेकिन तनाव को कम करने को लेकर अब तक कामयाबी नहीं मिली है। सिंह ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में और सीमा पर तनाव तथा पाकिस्तान एवं चीन द्वारा बनाए गए विवाद के बावजूद भारत न केवल उनका दृढ़ता से सामना कर रहा है बल्कि विकास के सभी क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव ला रहा है। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी। इस 450 मीटर लंबी सुरंग से नेचीफू पास के पार सभी मौसम में संपर्क सुनिश्चित होगा। इन पुलों में 10 जम्मू कश्मीर में, 8 लद्दाख में, 2 हिमाचल प्रदेश में, पंजाब और सिक्किम में 4-4 तथा उत्तराखंड एवं अरुणाचल प्रदेश में 8-8 पुल है। अपने संबोधन में सिंह ने सरहदी इलाकों में अवसंरचना में सुधार की उपलब्धि के लिए सीमा सड़क संगठन की तारीफ की और कहा कि एक बार में 44 पुलों को समर्पित करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि बीआरओ का वार्षिक बजट 2008 से 2016 के बीच 3,300 करोड़ रुपए से 4,600 करोड़ रुपए का था। 2021 में 11,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। सिंह ने कहा कि कोविड-19 के बावजूद इस बजट में कोई कमी नहीं की गई। सिंह ने कहा कि इन पुलों का निर्माण क्षेत्र में आम लोगों के साथ साथ सेना के लिए भी फायदेमंद होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारे सशस्त्र बल के कर्मी उन इलाकों में बड़ी संख्या में तैनात हैं जहां साल भर परिवहन उपलब्ध नहीं रहता है। उन्होंने रेखांकित किया कि सीमा संरचना में सुधार से सशस्त्र बलों को काफी मदद मिलेगी। सिंह ने कहा, ये सड़कें न केवल रणनीतिक जरूरतों के लिए हैं बल्कि ये राष्ट्र के विकास में सभी पक्षकारों की समान भागीदारी को भी दर्शाती है। रक्षा मंत्री ने कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी अथक रूप से काम करने के लिए बीआरओ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि असाधारण बर्फबारी से 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसके बावजूद सभी रणनीतिक रूप से अहम दर्रों और सड़कों को खोलने की औसत वार्षिक तारीख से लगभग 1 महीने पहले उन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया। गौरतलब है कि चीन के साथ गतिरोध के बीच भारत ने कई अहम परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। इसमें हिमाचल प्रदेश के दारचा को लद्दाख से जोड़ने वाली रणनीतिक रूप से अहम सड़क शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होना तय, बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक तैयारी पूरी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान का टुकड़ा टुकड़ा होना तय है। कभी पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान में बवाल तो कभी बलूचिस्तान में बगावत। मतलब इमरान बाजवा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालांकि चाइनीज खान ने चीन से मिले एक नए साइलेंट हथियार से अटैक का हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। पाकिस्तान कभी टुकड़ों में बढ़ सकता है। खान साहब की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। पाक हुक्मरान को सह देने वाली माओ भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान से आखिरी ऐलान हो चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल के हुमला में चीन ने कब्जा कर शुरू किया निर्माण, स्थानीय लोगों के आने जाने पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, नेपाल के हुमला जिले में कब्जा की गई जमीन पर चीन ने अब निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। नेपाल की विपक्षी नेता इस पर विरोध जताया है। करनाली प्रांत से आने वाले विपक्षी नेता जीवन बहादुर शाही ने कहा है कि हुमला के लोग चीन की बढ़ती दखलंदाजी से परेशान हैं। चीन ने खाद्य पदार्थों से लदे ट्रकों के आने जाने पर भी रोक लगा दी है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों की भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शाही इस हुमला जिले के रहने वाले हैं और मौके से लौटकर उन्होंने यह बयान दिया है। हुमला और कुछ सीमावर्ती जिलों में चीन के अवैध कब्जे की प्रशासन पुष्टि कर चुका है, लेकिन चीन परस्त नीतियों के चलते सरकार कुछ बोल नहीं रही। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने शाही के इन आरोपों को गलत बताया है, जबकि शाही ने कहा है कि सरकार पता नहीं किस दबाव के चलते वास्तविकता से आंखें मूंद रही है। मौके पर जाकर सरकारी अधिकारियों का देखा हुआ भी सरकार नहीं मान रही है।
काठमांडू में बैठे सरकार के मंत्री कह रहे हैं सीमावर्ती इलाके में कुछ भी गलत नहीं हुआ है। पता चला है कि नेपाल की जमीन पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए चीन के लोगों ने वहां पर सीमा दर्शाने वाले पिलर गलत ढंग से गाड़ दिए हैं। नेपाल सरकार अब इन्हीं पिलर को सही बताकर अपना चेहरा बचा रही है। इससे पहले चीनी सुरक्षा बलों द्वारा एक नेपाली दल पर आंसू गैस छोड़े जाने पर मामला सामने आया था। यह घटना नेपाल स्थित हुमला जिले के नेपाल के विदेश मंत्रालय हुमला में चीन द्वारा किसी भी तरह के अतिक्रमण करने की बात से इनकार कर चुका है। उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा था कि हाल ही में सीमा पर जो बिल्डिंग गिरी है वह नेपाल की सीमा में नहीं है। हुमला के स्थानीय लोगों द्वारा किए गए दावे में सत्यता नहीं है। नमखा सीमा पर हुई नेपाली दल वहां से होकर गुजर रहा था। इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई। यह घटना उस समय प्रकाश में आई है जब